नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम रथ के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। यह है आपका YouTube चैनल। तो दोस्तों, हम लोग सामान्य विज्ञान में अध्ययन कर रहे थे पदार्थ। रसायन विज्ञान का जो खंड है उसमें रसायन विज्ञान का परिचय हुआ और रसायन विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो बात निकल के आई कि हम इसमें पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पदार्थ के वर्गीकरण पर। पदार्थ क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, पदार्थ को हम कैसे पहचान सकते हैं और पदार्थ को हम कैसे बांट सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं पदार्थ की संरचना पर। पदार्थ बनता कैसे है या पदार्थ बना कैसे है, पदार्थ की संरचना क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे पदार्थ की संरचना। तो पदार्थ के बारे में हम जानते हैं कि जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हुए पदार्थ हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब पदार्थ है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमको भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। इस संसार में आप देखें तो अनगिनत प्रकार की वस्तुएं हैं, अनगिनत प्रकार के पदार्थ हैं। तो उनकी संरचना भी अनगिनत होगी, होना चाहिए। लेकिन अगर उनकी वास्तविक संरचना, उनके संगठन पर विचार करें तो इसकी तुलना हम ऐसे कर लें जैसे हम अभी निकल जाएं शहर में या गांव में देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बिल्डिंगें आपको दिखाई पड़ती हैं। कोई एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से मैच नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम उसकी संरचना के तह में जाएं तो हमको कुछ मूलभूत चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जिनके द्वारा सारी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है। जैसे ईंट, जो भी बिल्डिंग बनेगी ईंट से बनेगी। अब चाहे वो छोटी बने चाहे बड़ी बने, सुंदर बने सुंदर न बने, लेकिन अगर उसके हम मूल संरचना की बात करें, संगठक पदार्थ की बात करें तो उसमें से निकल के आता कि ईंट है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है। ये कुछ मूल चीज़ें हैं जिनको हम भिन्न भिन्न क्रम में जोड़ करके भिन्न भिन्न प्रकार की बिल्डिंगें बना लेते हैं। उसी प्रकार ये जो पदार्थ आप संसार में देखते हैं तो वो देखने में चाहे जितने भिन्न हों, उनके गुण भिन्न हो सकते हैं, उनकी संरचना भिन्न हो सकती है, तो तमाम चीज़ें उनकी भिन्न हो सकती हैं, उनका उपयोग भिन्न हो सकता है। लेकिन अगर उनके हम संगठन की बात करें, उनकी मूल संरचना की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, एक जैसी होती हैं, एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो कुछ पदार्थ आप देख रहे हैं उनकी जो मूलभूत इकाई है वो सबकी समान है। अब ऐसा नहीं है कि सब एक ही प्रकार के हैं, लेकिन उनके संगठन में अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमको ऐसी इकाइयाँ मिलती हैं कि जिनसे मिलकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, बिना उनके नहीं हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं ये पदार्थ है। तो पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं, जैसे कोई टुकड़ा आप ले लीजिए, किसी पदार्थ का टुकड़ा ले लीजिए, आप तोड़ते जाइए, तो उसमें आकर के एक ऐसी संरचना आपको प्राप्त होती है कि जिसका किसी रासायनिक प्रक्रिया में तो भाग नहीं ले रहा वो, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है। ठीक, तो रसायन विज्ञान की भाषा में इस पदार्थ को या इस कण को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, उन पदार्थों को आप तोड़ते जाइए तो अंत में आपको एक स्वतंत्र इकाई मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्वतंत्र इकाई मिलेगी और वह स्वतंत्र इकाई कहलाती है अणु। ठीक, या उसको हम कहते हैं मालिक्यूल।
तो इसका मतलब हुआ कि जो भी पदार्थ आप संसार में देखते हो छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके बना होता है, उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक, इनको क्या कहेंगे? अणु। अणु जो होता है, अभी इसको रसायन विज्ञान की भाषा में परिभाषित करना हो तो इसको हम ऐसे करते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्र अवस्था में क्यों रह लेता है, रासायनिक अपक्रिया में क्यों भाग नहीं लेता है। ठीक, तो बातें आएंगे अभी आगे। अब अगर अणु के बारे में हम देखें तो अणु किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम अणु को तोड़ना शुरू करें तो वहाँ भी हमको एक इससे भी छोटी इकाई मिलेगी। उस इकाई को हम क्या कहते हैं? परमाणु या एटम कहते हैं। इससे और छोटी इकाई है वो क्या है? परमाणु है, या इसको हम एटम कहते हैं। तो अगर रसायन विज्ञान में परमाणु को परिभाषित करना हो तो अणु का ठीक उल्टा, जैसे हमने कहा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है। क्या रहता है? अणु जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसको अगर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अणु। इसका उल्टा ये है, इसका मतलब यह स्वतंत्र है तो यह स्वतंत्र नहीं रह सकता, और यह रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले रहा है तो यह रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु को अगर परिभाषित करना हो तो इसको हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए वह भाग लेता है कि वह जो स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं पाएगा। जब स्वतंत्र अकेले नहीं रह पाएगा तो किसी के साथ जुड़ेगा, और रसायन विज्ञान में जुड़ना ही क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। तो जब दूसरे से जुड़ गया, और तब तक जुड़ेगा कि जब तक वह ऐसी स्थिति में न आ जाए कि स्वतंत्र रह ले। ठीक, तो स्वतंत्र रहने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने आप को एक तरह से अस्थायी करने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और फिर कई अणु मिलकर के क्या करते हैं? वो एक पदार्थ की संरचना कर देते हैं। तो ये परमाणु हुआ पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटा कण मानते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या माना गया? परमाणु। लेकिन अभी परमाणु को हम देखें तो परमाणु भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ किससे बना? अणुओं से। अणु किससे बना? परमाणु से। और परमाणु किससे बना? तो परमाणुओं के अध्ययन के लिए जब इनका अध्ययन हुआ तो ये पता चला कि परमाणु जो होते हैं ये और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। संख्या उनकी कम ज़्यादा हो सकती है, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर उनके टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें, तो 3 प्रकार के हमको दिखाई पड़ते हैं। तो पहला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये तीनों, इनको हम क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? परमाणु के मूल कण। तो जब परमाणु का मूल कण हुआ तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि पदार्थ का मूल कण है। किसी भी पदार्थ की संरचना में अगर आप देखें तो ये तीनों कण आपको अवश्य दिखाई पड़ेंगे। बिना इनके परमाणु नहीं बनेगा, बिना परमाणु के अणु नहीं बनेगा, और बिना अणु के पदार्थ नहीं बनेगा। तो पदार्थ में वैसे देखें तो ये भी पदार्थ है, स्थान घेरेगा। ये भी पदार्थ की श्रेणी में आ जाएगा क्योंकि स्थान घेरेगा। लेकिन जो पदार्थ चूँकि इतने छोटे होते हैं कि आँख से नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो हम जो पदार्थ मूर्त रूप में देखते हैं उनकी संरचना की बात करते हैं। ठीक, तो कोई पदार्थ जैसे ये मार्कर है, तो अगर इसमें भी हम अगर देखें
तभी इसको तोड़ते जाएं तो छोटे कण निकलेंगे जो स्वतंत्र अवस्था में रह लेंगे, तो उनको हम अणु कह देंगे। और फिर अगर उसको भी हम तोड़ दें तो ऐसे कण निकल जाएंगे कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएंगे, तो परमाणु हो जाएंगे। और परमाणु को भी अगर हम तोड़ें तो हमको इसमें से 3 प्रकार के कण निकलेंगे, 3 नहीं 3 प्रकार के निकलेंगे। अब संख्या उनकी कुछ भी हो सकती है, तो उस पर जब बात करेंगे अभी परमाणु क्रमांक परमाणु भार आएगा तो वहाँ पे चर्चा होगी कहाँ कितना निकलेगा। लेकिन ये 3 प्रकार के निकलेंगे, 3 टाइप्स, 3 प्रकार के। तो अब ये जो तीनों मूल कण कहे गए, इनको हम क्या कहते हैं? मूल कण। ये पदार्थ के क्या हो गए? मूल कण। तो जितने भी पदार्थ आप इस संसार में देखते हैं उन सारे पदार्थों में सब दिखाई पड़ेंगे, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, ठीक कोई पदार्थ आप देखें तो सब में क्या होंगे, एक क्रम से आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ एक अपवाद भी है, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 3 जो आपके समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, उन समस्थानिकों में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इनके नाम हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो उसी में से एक ये है हाइड्रोजन, इसको NH1 कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी इसके जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो दूसरे हैं इसके समस्थानिक, उनमें क्या होते हैं, वो मिलते हैं, तीनों रहेंगे। लेकिन प्रोटियम, इसका नाम क्या है? प्रोटियम। ये आप जानते रहिए कौन सा परमाणु है जिसमें इन 3 मूल कणों में से एक अनुपस्थित है। एक अनुपस्थित, तो क्या अनुपस्थित है? वो न्यूट्रॉन अनुपस्थित है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक, तो प्रोटियम में ये नहीं होता है। ये आप इम्पॉर्टेंट नोट जानते रहिए कि कौन सा परमाणु है जिसमें इन 3 मूल कणों में से एक माने न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर गुणों की हम बात करें तो इस पर अभी लंबा इसकी खोज के बारे में सब कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर हम मोटे मोटे में देखें, इलेक्ट्रॉन जो होता है यह धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। क्या रहता है इस पे? इलेक्ट्रॉन पर, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो इस पे ऋण आवेश होगा, ये मान लें प्रोटॉन है इस पे धन आवेश होगा। ठीक, और इसको हम मान लें न्यूट्रॉन है तो ये उदासीन होता है, इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता है। अब यहाँ पे जो आवेश होता है धन ऋण, चूंकि परमाणु जो होता है इस पे कोई आवेश नहीं रहता है। परमाणु क्या है? आवेश रहित है, उदासीन होता है। तो सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन आवेशित है, प्रोटॉन आवेशित है और इसी से ये चीज़ बन रही है तो इस पर तो आवेश होना चाहिए। तो परमाणु उदासीन क्यों हो जाता है? तो परमाणु उदासीन होने का कारण यह है कि देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ धन है। जितना धन इस पे ऋण है उतना इस पे धन है, और किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। परमाणु की बात अगर हम करें तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो जितना ऋण हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन हुआ उतने ऋण हो गए, और जितना प्रोटॉन हुआ उतने धन हो गए। तो धन ऋण क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कट जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ठीक, अब ये प्रोटॉन है तो धनात्मक आवेश रहेगी इस पे, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का धनात्मक आवेश, और यही 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का जो है ऋणात्मक आवेश। ठीक,
तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, जितना ये धन है उतना ये ऋण है, ये क्या होगा, कट गया। तो जब कट गया तो परमाणु के ऊपर कहीं से धन या ऋण आएगा, नहीं आएगा, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया थॉमसन या थॉमसन के नाम से भी जानते हैं, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन का रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रोटॉन की खोज किया। और जेम्स चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पदार्थ के मूल कण हैं, या आप इसको हम कह सकते हैं परमाणु के मूल कण हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, इसकी खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। तो अभी जब परमाणु की संरचना होगी तो उस पर बहुत सारी बातें की जाएंगी। अब यहाँ पे परमाणु की बातें, अब इस पे आवेश की बात आप याद रखिएगा कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक प्रोटॉन पर और ऋणात्मक न्यूट्रॉन पर। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी हो गई, किसी परमाणु के भीतर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जितना धनात्मक आवेश हुआ उतना ऋणात्मक आवेश हुआ, जितना धन वाला कण हुआ उतना ही ऋण वाला कण हो गया, और दोनों पर उतना ही, एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक, तो मान क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसलिए परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अभी परमाणु से आयन बनेगा तो वहाँ पे आएगा तो दूसरी बात हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये जो परमाणुओं से अणु बनता है, ठीक, इसमें अगर अणु की बात करें, ठीक, तो चूंकि परमाणु से मिलकर बन रहा है। अभी तत्वों की खोज आपको कल बताया गया था कि 118 तत्वों की खोज हुई है, 118 तत्वों की खोज हुई है। इसका ये मतलब होता है, वहाँ पे हमने तत्व और यौगिक में अंतर भी आपको बताया था। यहाँ पे जो है परमाणु 118 प्रकार के हो जाएंगे। जितने प्रकार के तत्व उतने प्रकार के परमाणु। अब आपसे कोई पूछे कि परमाणु कितने प्रकार के हैं, तो परमाणु जो हैं जितने प्रकार के तत्व ज्ञात हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं, ठीक। अब उसमें थोड़ा बहुत जैसे समस्थानिक संभारी की बात आएगी तो अलग बात आ जाती है, लेकिन वो रहेंगे तो वही, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की बात मैं किया, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ही वो, ठीक। तो वहाँ पे जितने प्रकार के तत्व उतने प्रकार के आप परमाणु भी समझिए, ठीक। और इसकी जो डीप बात है उस पर चर्चा की जाएगी, समस्थानिक आएगा, संभारी आएगा। तो अब यहाँ पे जो परमाणु उतने प्रकार का हुआ तो अणु कितने प्रकार का हो जाएगा, उतने प्रकार का ना। अच्छा आप बताइए, अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं ना, और यही 26 अक्षर मिल करके क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो अंग्रेजी में 26 शब्द हैं नहीं ना, ये 26 मिल करके करोड़ों शब्द की रचना कर दिए हैं, ठीक। तो ये जो 118 प्रकार के आप परमाणु देख रहे हो, ये 118 प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न क्रम में एक दूसरे से जुड़ करके लाखों प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, वो लाखों प्रकार के अणुओं का निर्माण करेंगे। यहाँ पे ये बात नहीं है कि 118 प्रकार के तत्व हुए तो ये परमाणु हुए तो अणु भी 118 प्रकार का, ऐसा नहीं है, ठीक। उसी तरह जैसे अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं और वो 26 अक्षर मिल करके क्या किए, करोड़ों शब्द की रचना कर दिए भिन्न भिन्न क्रम में जुड़ करके, उसी प्रकार ये परमाणु जो होते हैं 118 प्रकार के परमाणु जो ज्ञात हैं वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न क्रम में जुड़ करके क्या करते हैं, लाखों प्रकार के अणु बना देते हैं, ठीक। तो अब इन अणुओं में दो बात आ जाती है। एक तो ऐसा होता है कि जुड़ने वाले जो परमाणु हैं वो समान प्रकार के ही हैं, ठीक। तब तो क्या होगा,
बहुत ज़्यादा प्रकार का नहीं बनेगा। जितने प्रकार के हैं तत्व उतने प्रकार के परमाणु बन के रह जाएंगे, अणु बन के रह जाएंगे। लेकिन जब वो अलग अलग जुड़ेंगे, दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ जुड़ेंगे, तब क्या होगा? मतलब एक अणु में एक से अधिक प्रकार का अगर परमाणु शामिल है तब क्या होगा? तो ऐसे तो बहुत बन जाएंगे, तो लाखों प्रकार के हो जाएंगे। तो इन्हीं के आधार पर हम इस अणु को जो है बांटते हैं तत्व और यौगिक में। तो कल यहाँ पे बांटा भी गया था। तो अणुओं को, अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु को देखें यहाँ पे हम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। पिछले वीडियो में आपको तत्व और यौगिक के बारे में बताया गया। ये क्या है? समान प्रकार के परमाणु। प्रकार शब्द अवश्य होगा। प्रकार के परमाणु होते हैं तत्व में, और इसमें क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार के परमाणु। यौगिक तभी होगा जब उसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे, तब वो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। और अगर एक ही प्रकार के परमाणु उसमें हैं तब क्या हो जाएगा? वो तत्व हो जाएगा। अणुओं को हम एक और दूसरे तरीके से बांटते हैं। किस तरीके से? कि जो अणु है उसमें परमाणु के प्रकार के आधार पर हमने बांट दिया। परमाणु, ये जो बंटवारा हुआ तत्व और यौगिक, वो क्या हुआ? परमाणु के प्रकार के आधार पर। माने अणु में जो परमाणु उपस्थित हैं उनका प्रकार क्या है, कितने प्रकार के हैं। अगर एक प्रकार का है तो तत्व, अगर एक से अधिक प्रकार का है तो यौगिक। ये तो प्रकार के आधार पर हो गया। दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं हम किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या के आधार पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? परमाणु का प्रकार, और यहाँ क्या है? परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या के आधार पर अगर इसको हम बांटें तो 3 भाग में इसको हम बांट देते हैं। एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु अणु। ठीक, संख्या। एक परमाणु, अगर एक ही परमाणु है, ऐसे भी हैं कि एक ही परमाणु है उसी को हम अणु भी कहते हैं। एक ही परमाणु है उसको हम क्या कहते हैं? अणु भी कह लेते हैं। ठीक, ये निश्चित हैं। ये अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसों का नाम आप सुने होंगे, कभी सुनते हैं बल्ब में कौन सी गैस भरी गई है, हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरी गई है। इस तरह की बातें आप सुनते हैं। तो अक्रिय गैसों के बारे में बताएंगे तो उनका महत्वपूर्ण है अक्रिय गैसों के उपयोग। आपकी परीक्षा के लिए यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्रिय गैसों के उपयोग। तो अगले वीडियो में तो यहाँ आते हैं, हम समझ लेते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो होती है वो दूसरे पदार्थों से क्रिया, दूसरे परमाणु से क्रिया नहीं करती है। अब क्रिया क्यों नहीं करती है ये तो अभी हम बताएंगे कि परमाणु क्यों क्रिया करता है और क्यों नहीं करता है, तो बात वहाँ पे आएगी। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अष्टक प्राप्त करने के लिए जो भी है। एक परमाणु में अक्रिय गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। क्या हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये इनके प्रतीक हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये क्या है? अक्रिय गैस हैं। इसमें एक ही परमाणु रहता है, एक ही परमाणु से वो अणु बन जाता है। ठीक, अब द्विपरमाणु जिसमें दो परमाणु हों, क्या हो? जिसमें 2 परमाणु हों। अब यहाँ पर वो बात आ जाती है कि वो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तत्व में समान प्रकार के परमाणु देखिए, जैसे H2, N2, O2, Cl2। नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिल गए तो नाइट्रोजन के 1 अणु बन गया। हाइड्रोजन के 2 मिल गए तो बन गया। ऑक्सीजन के 2 मिल गए परमाणु तो ऑक्सीजन का अणु बन गया। क्लोरीन के 2 मिले, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें देखिए 2 ही परमाणु हैं, इसको हम क्या कहेंगे? द्विपरमाणु। लेकिन ये क्या है? इधर से अगर हम देखें तो ये सब क्या है?
तत्व हैं, H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, ये सब क्या हैं? तत्व हैं। एक ही प्रकार के परमाणु इसमें हैं, लेकिन अगर एक से अधिक परमाणु हैं और अलग अलग प्रकार के हैं, यौगिक होंगे, आप यहाँ जान गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे परमाणु हैं यौगिक जो द्विपरमाणु हैं, कुछ ऐसे भी अणु हैं जिसमें केवल 2 ही परमाणु होते हैं। ठीक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आप कर दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है, ईंधन के जलने से मुक्त होती है, ज़्यादातर कार्बन के जलने से। तो इसमें देखिए एक कार्बन का परमाणु है, दूसरा ऑक्सीजन का, क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिकम, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। NaCl सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, और यहाँ प्रकार तो है ही है, साथ साथ क्या है? 2 संख्या में भी हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? द्विपरमाणु कण। तो द्विपरमाणु कण क्या हो सकते हैं? वो तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आया बहुपरमाणु। क्या आ गया? बहुपरमाणु। तो बहुपरमाणु में इसका मतलब उसमें बहुत परमाणु होंगे। ठीक, तो बहुत परमाणु माने 2 से ज़्यादा, बहुत परमाणु माने 2 से ज़्यादा परमाणु अगर हैं तो क्या हो जाएगा? वो बहुपरमाणु हो जाएगा अणु। अब उसमें भी बात आ जाती है, उसमें भी तत्व ही हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या है, हम ले लेते हैं H2SO4। देखिए हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, 4 1 5 2 7 परमाणु इसमें है, 2 से ज़्यादा परमाणु हो गए। ठीक, इसके बाद जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं नौसादर NH4Cl। देखिए इसमें भी 2 से अधिक परमाणु हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बहुपरमाणु अणु हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया पदार्थ की संरचना, जिसमें हम पदार्थ देखते हैं। पदार्थ की छोटी इकाई क्या है? अणु। अणु की छोटी इकाई परमाणु, और परमाणु जो मिलकर के बना होता है, इनको हम कहते हैं मूल कण। क्या कहेंगे इनको? मूल कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों से मिलकर के सारे परमाणुओं का निर्माण होता है। परमाणुओं से अणुओं का, अणुओं से पदार्थों का, और पदार्थ से पूरा ये आप देख रहे हैं संसार का निर्माण हुआ है। तो आप देखिए ये 3 ही प्रकार के कण हैं, मूल कण, जिनसे इस तरह से आप संसार में देखें करोड़ों प्रकार के पदार्थ आपको दिखाई पड़ते हैं। उनकी संरचना के अगर हम मूल में जाएं तो हमको यही 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर के क्या होता है? परमाणु बना होता है, और परमाणु से अणु, अणु से पदार्थ, पदार्थ से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, चूँकि जो स्वतंत्र रूप में रहने वाली बात है तो यही है परमाणु। यही जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो स्वतंत्र अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक, अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये अणु बनाता है, परमाणुओं से अणु बनेगा। तो ये कैसे अणु बनाता है उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। पहले हम चर्चा करते हैं किस पे? परमाणु की संरचना पर। जो ये परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, इनकी क्या व्यवस्था होती है किसी परमाणु के भीतर? कि क्या तीनों एक जगह रहते हैं कि तीनों अलग अलग रहते हैं ना, 2 एक साथ रहते हैं? इसके आधार पर हम परमाणु की संरचना का वर्णन करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम परमाणु की संरचना के बारे में एक मोटा अध्ययन देख लेते हैं। ठीक, क्या है परमाणु की संरचना? अभी आप देख रहे थे परमाणु। परमाणु में आप क्या देखे? परमाणु, इसके क्या है? मूल कण। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या हैं? इसके मूल कण हैं।
लेकिन अगर हम अगला बांटें तो परमाणु की संरचना के आधार पर अगर हम बांटें तो इसके 2 भाग हमको दिखाई पड़ते हैं। इसके कितने भाग दिखाई पड़ेंगे? 2 भाग। एक हम कहते हैं परमाणु कक्षक और दूसरे को हम कहते हैं परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक, ठीक। तो यहाँ पे हम बस केवल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको इसकी संरचना बता दे रहे हैं। नाभिक जो होता है ये मध्य में होता है। ये क्या है? नाभिक है। और इसके चारों तरफ एक या एक से अधिक कक्षाएं होती हैं, ठीक। इन्हीं कक्षाओं में अब यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन जितने रहेंगे सब यहाँ रहेंगे और न्यूट्रॉन जितने रहेंगे वो सब इस नाभिक वाले भाग में रहेंगे। ये क्या हो जाएगा? परमाणु नाभिक। नाभिक के बारे में चर्चा की जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, ये क्या है? कक्षक हैं। ये सब क्या हैं? परमाणु कक्षक हैं ये। और ये जो आप गोले बनाए गए हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो किसी परमाणु की संरचना में हम देखें 2 भाग दिखाई पड़ते हैं। एक होता है परमाणु नाभिक जो मध्य में होता है और उसमें जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो मूल का यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे, इनमें से जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ हैं? नाभिक में। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो कक्षाएं कितनी होती हैं? एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? और परमाणु संरचना के बारे में अन्य जो बातें हैं, नाभिक की विशेषता क्या है, कक्षक की क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।